नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार कृष्ण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं राजनीतिक एवं संविधान की सीरीज, जिसमें हम जानेंगे क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी संविधान की, क्यों आवश्यकता पड़ी राजनीति की और क्या इसका पाठ्यक्रम है। ऐसी तथाकथित जानकारियां आज की क्लास में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आज की क्लास का, आज का सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक एवं संविधान। चलो शुरू करते हैं। आपका पुनः वेलकम है। राजनीति एवं संविधान, राजनीति एवं संविधान, आज की क्लास का आज का ये टॉपिक है हमारा। तो देखो, यानी राजनीतिक एवं संविधान यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा टॉपिक है, राजनीतिक एवं संविधान। इन टॉपिक को देकर के हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उठता है कि राजनीति क्या होती है और क्यों राजनीति की आवश्यकता हुई। वही सेम प्रश्न है कि संविधान क्या होता है और क्यों संविधान की हमें आवश्यकता हुई। ये प्रश्न हमारे जहन में आते हैं कि राजनीति क्या है, संविधान क्या है, क्यों इन दोनों की हमें आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार के प्रश्न और इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम आज हल निकालेंगे। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक के बारे में, यानी हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले राजनीति का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ राजनीतिक यानी परिचय। किसका परिचय करेंगे? सबसे पहले राजनीतिक का। यह है राजनीति। ये राजनीति नाम आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये दो नामों से बनकर बना है। देखो, एक तो राज हो गया, एक नीति हो गया। और इस राज का अर्थ होता, राज का मतलब है राज्य और नीति का मतलब नीतियां, यानी राज्य की नीतियां। राज्य की नीतियां, राज्य की नीतियां, नियम, यानी कोई भी राज्य हो जिसकी नीतियां हैं, कोई भी राज्य जिसके नियम हो, जिसके माध्यम से किसी राज्य का संचालन या उसका निर्वहन किया जाता है, उसे राजनीति कहते हैं। या फिर ऐसे राज्य की, किसी राज्य के नियम बना लिए जाते हैं, कोई कानून या एक्ट बना लिए जाते हैं जिससे उस राज्य को चलाया जाता है, उसे हम राजनीतिक कहते हैं। और ये जो कानून होते हैं, ये जो नियम होते हैं, ये एक प्रकार का एक सिस्टम होता है जिसे हम राजनीतिक की संज्ञा दे सकते हैं। ये तो आपके समझ में आया। अब देखो, आगे चलते हैं। अब इन राज्य की जो नीतियां होती हैं, इन राज्य की जो नीतियों को एक किताब में लिख देते हैं। किसमें? एक किताब में लिख देते हैं। अब एक किताब में लिख देते हैं तो उस किताब को कहते हैं साथियों संविधान। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं, देखो, जितने भी हमने राज्य के नियम बनाए, राज्य के लिए नीतियां बनाई, कानून बनाई, उस कानूनों को एक किताब में लिख देते हैं। उस किताब का नाम क्या है? संविधान है। और साथियों, संविधान आप सब देख रहे हो, ये देखो दो शब्दों से, इसमें सब दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें है देखो सम, एक तो सम है और एक प्लस विधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है सम्मान, सम्मान, और विधान का मतलब है, सम और विधान का मतलब विधान सभी के लिए, विधान सभी के लिए, सभी के लिए। यानी किसी राज्य के ऐसे नीतियां या नियम या कानून जो सभी के लिए समान हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होते हो, सबको पालन करने पड़ते हैं, वही क्या होता है? संविधान होता है। आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है? संविधान एक प्रकार की किताब होती है, एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें सभी राज्य, उस राज्य के जिस देश का संविधान होता है, उसके नियम कानून उसमें लिख दिए जाते हैं और उसको पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। जैसे भारत का अपना संविधान है, भारत की 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। उस जनसंख्या अगर सभी पर भारत का संविधान लागू होता है, भारत के जितने भी नियम है संविधान में लिखे गए सब पर लागू होते हैं। बात करें चाहे मैं हो उसमें, चाहे आप हो, सब पे वो भारत के संविधान के नियम लागू होते हैं। भारत के बड़े स्तर की बात करें, बड़े से बड़े स्तर, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, वहां से लेकर के देश का एक छोटा सा, एक सामान्य व्यक्ति तक भारत का संविधान उस पर लागू होता है। भारत के नियम, भारत की नीतियां उस पर लागू होती हैं। आया समझ में? भारत का संविधान, उसे हम भारत का संविधान कहते हैं, है ना। जिसको
यानी राज्य की नीतियां, राज्य को चलाने के लिए जो नियम या नीतियां बनाई जाती हैं, उस नियम और उस नीतियों को एक किताब में लिख दिया जाता है, और उस किताब को मतलब किताब में जो नियम लिख देते हैं वो सब पे समान होते हैं, सबके लिए सबको पालन करना जरूरी होता है उनका, और जो उसका उल्लंघन करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। अब तो ये तो समझ में आ गया कि राजनीति क्या है और संविधान क्या है, यहां तक तो बात ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में जान करके जानते हैं राजनीति क्या होती है। ओवरव्यू का मतलब इसको थोड़ा सा और खोल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि राजनीति क्या होती है ना। और इससे जानूंगे कि राजनीति की एक क्या क्या स्रोत शामिल होते हैं, राजनीति में क्या क्या शामिल करते हैं, ये आप समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं एक यहाँ पे उदाहरण लेता हूं, माना ये एक देश है, ये मान लो एक देश है, हो गया एक देश, मान लो एक देश है, और इस देश में आपको पता है क्या क्या होता है। देश में जमीन होती है, ठीक है, और देश में जल होता है, आपको पता है जल भी होते हैं देश में, पानी होता है ना, और संसाधन होते हैं, संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, ये सब के सब। इन पे अधिकार किसका होगा, इस पे नियंत्रण कौन करेगा, ये सब के सब देश में होते हैं। तो इसमें नियंत्रण कौन करेगा, इसके लिए नियम कानूनों की जरूरत पड़ेगी ना, आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये सब के सब, जैसे एक देश होता है उसमें संसाधन, जितने भी संसाधन होते हैं, संसाधन मान लो आप, और उस देश की सत्ता किसके पास रहेगी, सरकारें कौन चलाएगा उस देश में, और उस देश में निर्णय कौन लेगा। निर्णय का मतलब ये होता है मेकिंग ऑफ डिसीजन, उस देश में निर्णय कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा, सत्ता किसकी रहेगी, सरकार किससे रहेगी, संशोधन संसाधन यानी रिसोर्स कौन कौन से, रिसोर्स पर नियंत्रण कौन रखेगा, खनिज कौन इस पर नियंत्रण, ये तमाम जितने भी ये स्रोत हो गए, ये सभी के सभी राजनीति के स्रोत होते हैं। राजनीति के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, और राजनीति यानी राज्य इसके लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उस नियमों को एक किताब में लिख दिया जाता है जिसे हम संविधान कहते हैं। और ये संविधान, अब हमें ये मतलब इसका ये जानना है कि राजनीति का मतलब क्या होता है, इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और कहां से इसकी शुरुआत होती है, इन सभी शब्दों का जवाब, प्रश्नों का जवाब आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो हमें यह देखना है कि राजनीति की मतलब क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये हमें देखना है। यानी आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीति की आवश्यकता, राजनीति की आवश्यकता, आवश्यकता क्यों हुई, कैसे हुई, राजनीति की क्या जरूरत हुई, आवश्यकता हुई, ये हमें देखना है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक गांव का उदाहरण लेता हूं। आप चाहे उस गांव का उदाहरण ले लीजिए, आप उसमें एक कस्बे का उदाहरण ले सकते हैं, आप उसमें एक शहर का उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं उदाहरण, किसी का भी ले सकते हैं, चाहे आप गांव का ले, चाहे कस्बे का ले, चाहे शहर का ले, कोई भी उदाहरण। तो मैं यहाँ पे गांव का उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये एक गांव है, इस प्रकार फैला हुआ, ये एक गांव है, और इस गांव में 100 घर है। उदाहरण के लिए मान लो इस गांव में 100 घर है, कितने घर हैं, 100 घर हैं, और इस 100 घर हैं, 100 घरों में प्रत्येक घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। जनसंख्या की बात करूं तो इस गांव में कुल सदस्यों की संख्या बात करूं, यानी जनसंख्या, कुल सदस्य हो गए यहाँ पे 1000, तो इस गांव की जनसंख्या हो गई 1000, यहां तक तो ठीक है। इसके अलावा इस गांव में और भी देखो, इस गांव में जल है, जमीन है, जल मतलब तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, जमीन है, और खेत है, और घर भी हैं। ये चीजें इस गांव के अंदर है। अब क्या होता है कि गांव में एक सिस्टम होता है, शहर की बात करूं, शहरों में भी एक सिस्टम होता है, कस्बे में भी अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन यहां अपना उदाहरण गांव का ले रखा है, तो गांव के आधार पर बता रहा हूं कि गांव का एक सिस्टम होता है कि गांव में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। यानी गांव में क्या होता है कि देखो, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं इस गांव में, और इस गांव में मतलब विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, और यहाँ पे विभिन्न व्यवसाय के लोग रहते हैं, और विभिन्न परिवारों के भी लोग रहते हैं। आपको पता है सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं गांव में, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, अनपढ़ भी लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं,
चोर भी रहते हैं, ईमानदार भी रहते हैं, साहूकार भी होते हैं, सब प्रकार की क्वालिटी गांव में विद्यमान होती है, ये तो आप ही जानते हैं। अब देखो धर्म, यानी मान लो ये गांव है, ये गांव है जिसमें 85% हिंदू है, 15% मोहम्मदन मुसलमान है, और मान लो 14% मान लो, और 1% मान लो अन्य धर्म के लोग हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जातियां हैं। तो ये सब लोग एक साथ एक गांव में रहते हैं, ये गांव का सिस्टम होता है, ये आप जानते हो। अब देखो आगे की थोड़ा चलते हैं। तो इस गांव में जो जल है, जमीन है, खेत है, इस पे किसका अधिकार होगा? भगवान ने तो ऐसा कोई नियम बनाया नहीं कि भाई ये तेरा खेत होगा, ये तेरी जमीन होगी, ये तेरा घर होगा, इस तालाब से पानी तू भरेगा, इस टूंटी से पानी तू ले जाएगा, इस नल से तू लाएगा। ऐसा भगवान ने तो नियम बनाया नहीं। भगवान ने तो प्रकृति बनाई थी, और भगवान ने जब प्रकृति बनाई तो प्रकृति पर तो आपको पता है सबका अधिकार होता है, सब उस पर अधिकार रखते हैं प्रकृति पर। आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूं। तो अब ऐसा नियम तो है नहीं, लेकिन जो ये जो खेत है, जमीन, इस पे किसका अधिकार होता है, ये यहां से एक प्रश्न निकल के आता है। ये हमें समझना चाहिए कि भाई इस जमीन पे, इस खेत में किसका अधिकार है। तो इसकी चर्चा करते हैं। मान लो जमीन, यहाँ पे ये गांव है, इसके चार पांच चारों से घर बने हुए हैं, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, ये घर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जमीन है, सार्वजनिक जमीन है। ये क्या है? सार्वजनिक जमीन है यहाँ पे। और इस सार्वजनिक जमीन पे किसका अधिकार होगा, ये हमें देखना है। देखो इस गांव में सार्वजनिक जमीन है, यहां पे घर है चारों ओर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और उदाहरण के लिए मान लेते हैं इस गांव में दो व्यक्ति हैं, बहुत सारे हैं लेकिन दो व्यक्तियों को लेकर के चल रहे हैं। मान लो एक तो काल्या है, ये एक व्यक्ति है काल्या, इसका नाम है काल्या, कालू नाम है इसका। और एक नाम है, ये व्यक्ति है जिसका नाम है भूरा, इन्हें झिंडू ले लो, चलो झिंडू कई पाए हैं गाँव में, झंडू लोग। तो ए झंडू, वो झंडू है, वो कालू है, ए गांव में रवे है, ठाठ बाट सो रवे, बढ़िया, ठीक है। अब यो के करो कालो इस जमीन पर वो तेज पड़ो कि ओ के सार्वजनिक जमीन पर आगे अतिक्रमण कर लियो, अधिकार जमानो शुरू कर दियो। ओ के करे इस जमीन पर अतिक्रमण कर लियो। अब आगे देखो, ई बात ने ओ झंडू देख लियो, और झंडू के करियो, ओ झंडू है बड़े बड़े झंडू, ओ के करियो इन देखी इस गांव वो भी अतिक्रमण करो। अब वो अट्ठा आयो, वो भी अट्ठा आयो, तो आपस में क्या होगी? लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो स्वाभाविक बात है, निश्चित होगा, क्योंकि ये कहेगा मेरा है, ये कहेगा मेरा है, हालांकि है सार्वजनिक। अब इसके लिए देखो क्या होता है, इस लड़ाई झगड़े को निपटाने के लिए, यानी इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए कोई ना कोई तो तरीका होता है ना। तो उस तरीके के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। भाई ये नियम बना लेंगे कि भाई कालू ये कहेगा झंडू एक साल तू बाले और एक साल कालू तू बाले, या तो ऐसा नियम बनाएंगे, या फिर ये लोग ऐसे बना लें कि आदि आधो आधो कर लेगा, आधो तू बाले आदि मैं बालू, ऐसे नियम। तो इस प्रकार के नियम बना लिए जाते हैं, है ना। और इस नियम, यहां से देखो राजनीति की मतलब आवश्यकता हो गई ना, नियम बनने शुरू हो गए यहाँ पे। तो अब देखो यहां से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब गांव में देखो ये तो है नहीं, और भी चीजें हैं गांव में, बहुत सारे संसाधन होते हैं, है ना। उस संसाधनों पर किसका अधिकार होता है ना। उस संसाधनों पर क्या किसका अधिकार होता है, तो उन संसाधनों का भी बंटवारा करना पड़ेगा। अब बंटवारा करने पड़ेगा तो दो आदमी तो बंटवारा कर नहीं सकते, है ना। इसके लिए क्या होगा, एक मुखिया की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एक मुखिया की आवश्यकता होगी। मुखिया की जरूरत पड़ेगी। अब मुखिया बनाना है यहाँ पे। तो ये गांव है, और गांव में आपको पता है 100 घर है, 100 घर में प्रत्येक घर से 10-10 सदस्य हैं गांव घर में। अब इस गांव वालों को यह बोल दिया गया कि भाई आपके घर से एक वरिष्ठ आदमी को, 10 सदस्यों उसमें से एक वरिष्ठ यानी मुखिया चुन करके भेजो। और गांव में यहां पे एक बना दी जाती है चौपाल में एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का आयोजित किया जाता है। डिंडारा पिटवा दियो, यानी अनाउंसमेंट करवा दियो, 10:30 बजे गांव में बीच में चौपाल में मीटिंग होगी, बैठे थाना आनो है। गांव का लोग आपके घर से 10-10 सदस्य, एक सदस्य वरिष्ठ मान करके यानी मुखिया बना करके अड़े भेज दियो। अब 8 ग्राम सभा गांव की चौपाल में बिड़ा गया 10:30 बजे सुबह वाले टाइम में। अब यहाँ पे 100 आदमी आ गए, 100 आदमी भिड़े इकट्ठे हो गए। अब इन 100 आदमियों को निर्णय करना है भाई। अब 100 आदमी आपको पता है कि निर्णय ले नहीं सकते, और ग्राम पंचायत ये निश्चित करेगी, ग्राम सभा ये निश्चित करेगी
कि भाई आपको ये जमीन किसकी है, ये खेत किसका है, इस तालाब पे किसका अधिकार रहेगा, और इस मोहल्ले वाले इस टूंटी का पानी भरेंगे, इस नल का पानी भरेंगे, ये नहीं भरेंगे, इतने घर इस टूंटी पे आने चाहिए, दूसरों इस पे नहीं आना चाहिए, लुगाइयों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का सभी के सभी निर्णय ये कौन लेगी? ग्राम पंचायत लेगी। अब यहाँ पे 100 आदमी तो 100 तो नहीं ले सकते भाई साहब। इसके लिए क्या होता है, एक परिषद का गठन किया जाता है, और उस परिषद में एक परिषद बना ली जाती है, और परिषद का एक मुखिया चुन लिया जाता है, जिसे हम गांव के स्तर पर सरपंच कहते हैं। मान लो सरपंच ले लेते हैं, गांव के स्तर पर सरपंच, और सरपंच आज चुन लियो, और सरपंच के करे वो अनसगड़ा ने निर्णय बताओ, वो खेत तेरो है, और मतलब मोहल्लो तेरो है, और तकियो है, ये सिस्टम सगड़ो बना देगो। अब यह बात तो थारा समझ में। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक उदाहरण और ले लेता हूं, ये चलो शहर का उदाहरण ले लेता हूं, देश का उदाहरण लेते हैं। चलो देश से आप समझोगे अच्छे तरीके से, देश का उदाहरण लेते हैं। देश से हम समझेंगे कैसे। मान लो ये एक देश है, और इस देश में जिस प्रकार ये देश हो गया, देश मान लो कोई भी देश, अपना भारत देश है, मेरा भारत देश निराला, ये भारत देश है, और इस भारत देश में मान लो 552 घर, मान लो 552 घर। घर तो बहुत सारे हैं, आंकड़े मेरे ध्यान में नहीं है, बहुत सारे घर हैं, और इसमें से मान लो 552 सदस्यों को चुना जाता है, और इसके बीच यहां पे बना दी जाती है संसद। आपको पता है भारत के अंदर हमारे देश की संसद में कानून बनते हैं, है ना, और नीतियां बनाई जाती है, वो संसद में बनती हैं, और यहां से गांव, इस देश में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से प्रतिनिधि चुन करके यहाँ पर भेजे जाते हैं। वो एक देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और प्रधानमंत्री जी इस देश का चलाते हैं, इस देश का। आपको पता है इस चीजों को। यहाँ पे कानून बनते हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा होती हैं, जो कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, राष्ट्रपति उसे पारित कर देता है, फिर देश में लागू कर दिया जाता है। तो यही इसी प्रकार है। 500, आपको पता है 552, मैंने यहाँ पे ये लिया है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको पता है 552 है, अधिकतम लोकसभा सदस्यों की 552 है, और आपको पता है यहाँ पे वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, है ना। तो राज्य के अंदर क्या होता है कि देश के अंदर संसद में कानून बनता है, राज्य में क्या होता है कि कानून है जो विधानसभा विधान परिषद में बनते हैं, है ना, इस प्रकार की बातें। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, देश स्तर पे, गांव स्तर की बात करूं तो ग्राम सरपंच होता है, और राज्य स्तर की बात करूं तो मुख्यमंत्री होता है चलाने वाला। ये तो आपको समझ में आ गई, यहां तक तो ठीक है। आपको समझ में आ गई कि राजनीति की आवश्यकता क्यों हुई, कि हमने जाना कि भाई बंटवारे के लिए लोग आपस में झगड़े वगड़े नहीं करें, और लोग आपस में सही रहे, अच्छे मिलजुल करके रहे, उसके लिए कुछ नियम बना लिया जाए ताकि सही हिसाब से रहे, इसलिए संविधान की और राजनीति की आवश्यकता आराम से हो गई। ये तो ठीक है। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि राजनीति की, ये तो जान लिया राजनीति की आवश्यकता क्यों है, राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति क्या होती है, लेकिन अब ये जानना है कि राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी इस राजनीति की शुरुआत कहां से हुई। अब हमें यह पढ़ना है राजनीति की शुरुआत कहां से हुई, ये देखो। यानी अब हम हेडिंग लगाते हैं राजनीति की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत। अब ये हमारा टॉपिक है, राजनीति की शुरुआत, ये पढ़ेंगे। देखो राजनीति की शुरुआत कब से हुई, तो आप जैसे इतिहास की सीरीज हमने पढ़ी थी, तो उसमें कहा था कि जब से इतिहास की शुरुआत जब मानी जाती है जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो वो तो इतिहास था। लेकिन ऐसा अब यहाँ पे ये थोड़ी कहेंगे कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से राजनीति की शुरुआत होगी। उस समय तो मानव जानता ही नहीं थे भाई साहब क्या होती है राजनीति, बहुत बाद में, ये अलग चीजें होती हैं। इसको पढ़ेंगे। देखो हम बात करें आज से लगभग 40 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, पृथ्वी पे मानव का उद्भव हुआ था, यानी मानव यहाँ पे आए थे। मानव यानी आदमी का उद्भव इस समय हुआ था 40 लाख वर्ष पहले, कहते हैं 40 लाख पर वर्ष पहले। और मानव की जो उत्पत्ति है वो कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ये मैंने अपने जो राजस्थान के इतिहास की सीरीज में इतिहास का परिचय में ये सब कुछ बातें बताई हैं, कैसे होती है, क्यों होती है ये, और बाकी हम भूगोल में पढ़ेंगे, भूगोल का परिचय उसमें। तो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में साथियों आपको पता, मैंने उसमें बताया था कि भाई एक विक्टोरिया झील के पूर्व दिशा में मानव के अवशेष मिले थे साथियों। तो आज से लगभग जो 40 लाख वर्ष पहले मानव की जो उत्पत्ति है, उद्भव है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में एक देश पड़ता है इथियोपिया।
इस्थोपिया देश के अंदर मानव के ना अवशेष मिले थे। इस्थोपिया देश में एक खोज हुई थी साथियों, जिसमें मानव के जो कंकाल मिला था, लगभग उसकी खोज की थी। जिस कंकाल का मैंने शुरुआत में जो मानव खोजा गया था, उस मानव का नाम रखा गया था साथियों लूसी। लूसी नाम रखा गया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लूसी नाम रखा गया, और ये लूसी नाम, इसका जो ये कंकाल मिला था वहां पे खोजा था, और इसकी खोज की थी साथियों डोनाल्ड जॉनसन ने। डोनाल्ड जॉनसन ने लगभग 24 नवंबर 1974 में इसकी खोज की थी। और इस्थोपिया के मतलब इस्थोपिया जो अफ्रीका का देश है, इस देश इस्थोपिया के अंदर डोनाल्ड जॉनसन ने 24 नवंबर 1974 को खोज की थी। और वहां पे इस्थोपिया की एक अस्व घाटी है, जिसमें अफार त्रिभुज के पास मतलब एक गांव पड़ता है हडार, जिसमें मतलब मानव के अवशेष मिले थे, कंकाल मिला था। एक मादा कंकाल मिला था, तो लगभग बहुत सारे कंकाल मिले थे वैसे वहां पे, लेकिन एक जिसका लगभग कोई किसी का छोटा छोटा हिस्सा मिला था, लेकिन एक 40% एक मानव मादा का कंकाल मिला था, जिससे मतलब पता लगाया था कि लगभग मानव का जो उद्भव है वो आज से 40 लाख वर्ष पहले हुआ था। और उस कंकाल का नाम रखा गया साथियों, नाम दिया गया जिसको कहते हैं मानव की जो शुरुआत में जो मानव है उसका नाम मानते हैं, उसका नाम लिखा था लूसी AL 288-1। ये उसका नाम दिया गया, उस कंकाल का नाम है। तो यानी शुरुआत में जो मानव उसका नाम ये मानते हैं लूसी डेसन। और आपको पता है कि जो ये जो खोज है तो 24 नवंबर 1974 को डोनाल्ड जॉनसन ने की थी। और मानव का जो विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो पैथोलॉजी होती है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन ये चलो अपने बात नहीं है, हमें ये जानना है कि आज से लगभग मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब राजनीति की शुरुआत नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा बाद समय आगे आकर के समय लगा था उसमें। क्योंकि जब मानव जब उत्पत्ति, तो आज की तरह ऐसा नहीं हो भाई सुटेड बुटेड में रहता होगा, चश्मा वगैरह हेयर स्टाइल बनाता होगा, ऐसा मानव नहीं हुआ करता था पहले। अलग प्रकार का मानव हुआ करता था। आदि मानव का रूप आपने देखा पढ़ा होगा उसके बारे में, उस प्रकार का हुआ, यानी मानव होता वो जानवर के जैसा हुआ करता था। जानवर जैसा हुआ करता, मानव कैसा हुआ करता था पहले, जानवर जैसा, यानी गुफाओं में रहता था, मांस खाता था, और न उसका कोई ठोर ठिकाना था, न उसका कोई स्थायी निवास था, कोई उसके लिए लेना देना नहीं था, बस केवल और केवल उसके लिए बस ये थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव क्या हुआ कि मतलब समझदार होना शुरू हुआ। बाद में बहुत वर्ष बीत गए, यानी काफी कहते ना धर्म जला समय निकल तो गयो, समय की अपनी अपनी सीमा होती है। और फिर धीरे धीरे मानव है जो आदि रूप में आदि मानव था, वो धीरे धीरे उसमें कुछ उसका दिमाग भी नहीं चलता था, यानी दिमाग बहुत कमजोर था, दिमाग को यूज लेना ही नहीं जानता था। बाद में उसने दिमाग को यूज लेना शुरू किया, और जब उसने दिमाग को यूज लेना शुरू कर दिया, तब वो क्या है कि कई आविष्कार भी किए। सबसे पहले मानव ने आग का आविष्कार किया, आपको पता है आग का आविष्कार मानव ने किया। फिर मतलब मानव ने आग के बाद उसने मतलब पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया मानव ने। और पहिए के आविष्कार के बाद उसने अपने हथियार का आविष्कार किया, हथियार बनाने शुरू किए, है ना। और फिर उसने मतलब पहिए के पहले उसने आग, पहिया, हथियार बनाना, फिर उसने पालतू जानवर भी पाले थे, पालतू जानवर बनाना भी शुरू कर दिया। मानो देखो मानव है तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इसमें। आग का आविष्कार किया, यानी तब वो कच्चा मांस खाता था पहले, फिर उसने भुना हुआ मांस खाना शुरू कर दिया था, तो उसको आनंद थोड़ा सा अच्छा आने लगा, तो आग का आविष्कार कर लिया। फिर पहिए का आविष्कार मतलब कि मानव को बहुत दूर सामान किसी को ले जाना होता था, तो वो क्या है कि उसको बहुत प्रॉब्लम अपनी पीठ पे लाद करके ले जाना पड़ता था, तो उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार उसने पहिए का आविष्कार कर दिया, तो उस पर ले करना शुरू कर दिया, गाड़ी बना ली, बढ़िया सी डिजायर बना ली। और फिर इसके बाद उसने हथियार, तो जो शिकार करने में मतलब कि जानवर को मारने, बड़े जानवरों को मारने में उसका सहयोग होने लग गया, भाई हथियार बना ली, तो उसके माध्यम से वो उस पर शिकार भी कर लिया करता था। और फिर पालतू जानवर, उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, यानी कुत्ता सबसे पहले मानव ने पाला था, ये आपको पता है। और कुत्ते के नाम से याद आया, कुत्ते की आकृति वाला कौन सा देश है, तो वो पाकिस्तान। जैसा उसका नाम है जैसी उसकी आकृति है वैसा उसके काम है, ये ध्यान रखना। कुत्ते की आकृति वाला देश है पाकिस्तान, है ना। तो पालतू जानवर पालना शुरू कर दी। अब देखो मानव क्या हो रहा है कि आविष्कार कर लिया, पहले तो मानव एकदम जानवर जैसा हुआ करता, अब मानव क्या है कि धीरे धीरे सोचना शुरू कर रहा है, सोचना शुरू करना है, सोच विचारना शुरू कर रहा है। और फिर क्या है कि उसने स्थायी निवास भी कर लिया था, यानी स्थायी निवास भी हो गया था, उसका स्थायी निवास भी बना लिया, यानी सभ्यताओं का विकास होने लग गया था। मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, इतिहास की सीरीज में पहला चैप्टर है,
लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास है। और मानो कि अस्थाई निवास भी मतलब उसने सिंधु सभ्यताएं का निवास, मतलब सभ्यता का उद्भव हुआ था, वैदिक सभ्यताएं सिंधु सभ्यताओं का उद्भव होने लग गया था, मतलब सभ्यता यानी स्थायी निवास सभ्य बनने लग गया था मानव। स्थायी निवास कर लिया तो सभ्य हो गया, यानी सभ्यताओं का उद्गम हो गया था। सभ्य होने का मतलब ये है साथियों कि वो अपने मतलब क्या है कि घर बना करके रहने लग गया था, है ना, कपड़े पहने शुरू कर दिए थे, है ना, और मतलब स्थायी उसका निवास हो गया था, खेती करने लग गया था मानव, है ना। अभी इस प्रकार की बातें यहाँ पे देखना, ये सब साथियों, ये जो है ना, ये खेती करना मानव सभ्य को हुआ तो आज से लगभग 5000 साल पहले ही मानव क्या हुआ था, सभ्य हुआ था, है ना। आदि मानव सभ्य हुआ था, सभ्यताओं का उद्भव हुआ था, 5000 साल पहले की बात है, ये सब मानव ने किया। अब देखो मानव क्या हो रहा है, सभ्य हो गया। सभ्य का मतलब आप समझ गए कि उसने मतलब स्थायी निवास कर लिया, यानी मकान बनाना शुरू कर दिया, मकान में रहने लग गया था, सभ्य हो गया था। और उसने खेती करनी शुरू कर दी, खेती, और पालतू जानवर भी लाके लगे। अब आपको पता है साथ साथ रहने लग गया था, यानी परिवार भी बना लिया था। अब आपको पता है साथ साथ रहेगा तो परिवार तो जाहिर सी बात है बनेंगे ही, तो ये परिवार भी बन गया था, मकान भी हो गई, खेती, पालतू जानवर, ये सब रखने लगा। अब यहाँ पे देखो परिवार बना लिया, अब परिवार बनेंगे तो सदस्य बढ़ेंगे, अब सदस्य भाई बढ़ने लग गए, है ना, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, है ना, बहुत सारे लोग एक समूह में रहना, समूह बनाना शुरू कर दिया, फिर समूह में रहने लग गए थे, है ना। और फिर समूह में रहने के बाद क्या हुआ कि एक छोटे से ढाणी का निर्माण हो गया, फिर गांव का, फिर शहर का, है ना, फिर मतलब क्या हुआ कि गांव का निर्माण हो गया, फिर शहर का निर्माण हो गया, फिर शहर के बाद नगर का, फिर देश का, अब देश का निर्माण हुआ, गांव का निर्माण। अब आपको पता है मानो एक परिवार से मतलब एक समूह, एक परिवार तक आ गई बात। जब लोग परिवार में रहते हैं, समूह में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है लड़ाई होनी संभव है। और वहीं से जब लड़ाई होनी शुरू हो गई तो उसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता हुई, कानून बनाने की आवश्यकता हुई। तो वहीं से क्या है कि राजनीति की शुरुआत हो गई, यानी गांव बन गए, शहर, इसमें सब में सब क्या होती है, राजनीति शुरू हो गई थी। इस प्रकार साथियों राजनीति की जो शुरुआत की कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है। अब इस प्रकार है जो यहां से राजनीति शुरू हो जाती है, राजनीति इस प्रकार शुरू होती है। देखो आपको पता है गांव में हमने एक उदाहरण भी दिया था, तो इस प्रकार जरूरत होती है, राजनीति की आवश्यकता हुई। तो ये थी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। तो अब तक हम जान चुके हैं कि राजनीति क्या होती है, राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति की आवश्यकता क्यों होती है, राजनीति की शुरुआत कहां से होती है। ऐसे प्रश्नों का जवाब हमने जान लिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, आगे ये जानेंगे कि राजनीति की शुरुआत तो होगी, लेकिन राजनीति के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक होती है। राजनीति के क्या है कि अनेक रूप होते हैं, कई रूप होते हैं राजनीतिक के, है ना, कई तरीके होते हैं राजनीतिक करने के, है ना। वो तरीके कौन कौन से, उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। हम एक क्लास को बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो देखो राजनीति के तरीके पढ़ेंगे, यानी राजनीति के रूप, राजनीति के रूपों के बारे में जानेंगे। अब राजनीति के रूपों के बारे में जानेंगे तो राजनीति के कई रूप हुए, जैसे एक तो अराजकता, अराजकता, ठीक है। और एक बात करूं तो उसमें आ जाती है जैसे अराजकता, फिर अभी तानाशाही, तानाशाही, फिर राजतंत्र, ये भी एक तरीके की राजनीतिक होती है, फिर लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक राजनीतिक होती है। और फिर बात करें तो साम्यवादी, और एक होती है समाजवादी, समाजवादी। ये राजनीति के क्या है, रूप है कि अराजकता, तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्यवादी, समाजवादी, ये राजनीति के तरीके होते हैं। अराजकता क्या होती है, देखो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अराजकता के बारे में, ये क्या होती है। अब अराजकता आपको पता है, राजनीति का मतलब तो आप तो समझ गए होंगे कि राज्य में क्या होते हैं कि राज्य के जो नियम बनाए जाते हैं, राज्य को चलाने के जो नियम बनाए जाते हैं, उसके लिए संविधान बनाया जाता है। तो अराजकता वाली राजनीति होती है, उसमें नियम नायम नहीं चलने देते लोग। वो कहते हैं हमें नियमों की आवश्यकता नहीं है भाई, हम नियम को नहीं मानेंगे, हमें आजादी चाहिए, केवल आजादी चाहिए हमें, हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे। क्या हम उस लोगों का कहना होता है कि भाई लाल, मान उदाहरण दे रहा हूं कि लाल बत्ती चाहिए तो हम वहां पर नहीं रुकेंगे, हम लाल बत्ती में गाड़ी चलाएंगे तो चलाएंगे, बस। हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम आजाद हैं, हमें हेलमेट नहीं पहनना, हम स्वतंत्र हैं। तो सरकार ने तो है नियम बना रखा है भाई हेलमेट पहनना है,
हेलमेट से आप एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना घट जाए आपके साथ, तो ज्यादा क्षतिग्रस्त की भावना, ज्यादा मतलब समस्या ना आए, बचाव हो जाए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई आपके भाव मर जाएं, क्या दिक्कत है आपको, हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र रहेंगे, मर जाएंगे, आपको कोई मतलब है, हम ऐसा नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए, है ना। आजादी आजादी के नारे लगाते रहते हैं ये लोग, बेमतलब की बातें करते रहते हैं, हमें आजादी चाहिए ना, वो नारे लगाते सुने होंगे आपने भी। किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि हमें चाहिए आजादी भी दो, हमें आजादी चाहिए, आजादी भी आजादी, ऐसे नारे लगाते रहते हैं। ये थी अराजकता, समझ गए होंगे। और बात करें तो साथियों, नियम, मेरे हिसाब से नियम बनने चाहिए, नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, नियम बनने चाहिए, लेकिन नियमों को क्या है कि कठोर नहीं बनाना चाहिए। कठोर का मतलब ये होता है कि साथियों अब नियम बना दिए जाए तो ज्यादा नियम बनने से, कठोर होने से मनुष्य क्या है, एक रोबोट की तरह हो जाएगा, उसकी आजादी खत्म हो जाएगी, उसकी आजादी उससे छीन ली जाएगी, है ना। भाई ऐसा नियम बना दिया जाए कि भाई किसी को बाहर निकलना नहीं है, बाहर निकले तो ये करना है वो करना है, तो उसकी आजादी छीन ली, भाई तुम उसके साथ वो नहीं कर सकता, है ना। तुम उस जाति की मतलब महिला से मतलब संबंध नहीं, मतलब सॉरी, वो मित्रता नहीं कर सकता, यानी कहने की बात है, महिला मित्र नहीं बना सकता। तो अब मनुष्य नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर। इस प्रकार के अगर नियम आ जाएंगे तो फिर ये तो आपको पता आजादी छीन रही है ना, इस प्रकार की। तो ये सब के सब इस प्रकार नहीं, लेकिन नहीं, नियम बनाने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बीच का रास्ता अपनाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी बीच का रास्ता, नियम भी बनाओ और आजादी भी पाओ, है ना। आसान भाषा में सबसे यही बात है, यानी मतलब वो होना चाहिए कि भाई नियम भी बन जाए और आजादी भी मिलती रहे। लेकिन साथियों, ये जो होती थी, ये थी तमाम बातें, इससे आपको समझ में आ गया कि अराजकता क्या होती है। आज भी अराजकता की अगर मैं बात करूं तो कई देशों में, जैसे अफ्रीका के कई देशों में आज भी अराजकता है, जो है वहां पे सरकारें नहीं है, लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, वहां पे आज भी अराजकता फैली हुई है। तो ये तो अराजकता के बारे में था, अराजकता वाली राजनीति क्या होती है। अब मैं बात करता हूं साथियों तानाशाही के बारे में, ये क्या होता है, तानाशाही क्या होता है। देखो तानाशाही का मैंने एक उदाहरण आपको पहले एक उदाहरण लिया था, एक गांव का, हमने शुरुआत में जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक उदाहरण लिया था कि भाई एक गांव था, उसमें 100 सदस्य थे, है ना, 100 घर थे, उसमें 10-10 सदस्य थे, जनसंख्या उनकी 1000 मैंने आपको बताई थी, एक उदाहरण से समझे थे हम। तो उस गांव में क्या होता है, 10-20 मतलब सदस्य एक परिवार के, और सभी सदस्य साथियों अच्छे मुस्टुंडे हैं, अच्छे हष्ट पुष्ट हैं, पहलवान है सभी के सभी। उसमें से एक आदमी क्या करता है कि उन सदस्यों का साथ लेकर के एक लठ के दम पर उस गांव की जमीन है, उस गांव की जायदाद है, उस गांव में जो खेत हैं वो उनको हड़प लेता है, और अपना खुद को अपना राजा उसको घोषित कर देता है, जो उसके मन में आता है वही करता है। यानी तानाशाही करनी शुरू कर देता है, वही होती है तानाशाही। अब अपने लठ के बल पर के सबको डराने लग जाता है, सबकी जमीन छीन लेता है, और उसके कोई नियम, खुद के नियम लागू करता है, कोई भी नियम ना वो नहीं मानता, अगर कोई बनाता है तो उसकी पिटाई कर देता है। तो ये क्या हो गई, ये होगी तानाशाही। और आपको पता है कि तानाशाह के जब नाम आता है तो एक नाम आपको याद आता होगा, एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हुए हैं हिटलर, जिसका नाम आपने सुना होगा। और ये उस समय की बात है कि हिटलर एक तरीके से एक पादरी थे, उन्होंने हिटलर को बचाया था, एक नली में बह रहे थे हिटलर। और कहते हैं कि ये उस समय की मतलब इतिहास की सबसे बड़ी भलाई की एक बहुत बड़ी भलाई, एक भलाई थी जो सबसे बड़ी विश्वघाती साथी मतलब विश्वघाती मतलब एक तरीके से घातक सिद्ध हुई थी एक भलाई, जो कि एक पादरी ने एक हिटलर जैसे बच्चे को बचाया, जो एक जाकर के आगे तानाशाही बन गया था, और जिसने यहूदियों को मतलब बेरहमी से मारा पीटा था, मतलब एक तरह का तानाशाही। तो एक अलग कहानी है, चलो आगे की तरफ जानते हैं। तानाशाही आप समझ गए होंगे। अब बात आती है राजतंत्र, इस राजतंत्र को समझते हैं। तो देखो राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र और तानाशाह में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें दोनों में एक कोई खास फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि इसमें एक राजा होता है राजतंत्र में, और राजा क्या होता है कि नियम उन्हीं के चलते हैं, नियम वो खुद बनाता है। उसमें क्या होता है कि वो अपने जो वो अपने पास क्या है कि मंत्री रख देता है सलाह के लिए, प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है, और सेनापति भी रख लेता है, और राज्य की प्रजा के लिए मतलब हित के काम भी सोचने लग जाता है, हित भलाई के काम भी करने लग जाता है, साहित्य में वृद्धि कर देता है ना, बहुत से अच्छे अच्छे काम भी करवाता है। लेकिन नियम तो वो अकेला बनाता है ना, खुद उसके मन में आता है वही करता है ना। राजतंत्र में राजा होता है, ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई राजा होता है, वो राजतंत्र में राजा का राज होता है, वो अपनी मर्जी से करता है, वो करने लगता है, तो वो राजतंत्र होता है।
तो ज्यादा इसमें फर्क नहीं है तानाशाह और राजतंत्र में, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। बस इतना सा है कि राजतंत्र होता है वो तानाशाही की बजाय उदारवादी होता है, उदार वाला होता है। ये तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं लोकतंत्र पर। अब ये लोकतंत्र क्या होता है, ये हमें पढ़ना है इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में। ये लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है कि जो मुखिया होता है वो जनता चुनती है ना। नहीं, जनता किसी मुखिया का चुनाव करती है, वोट डालती है, और वोट डाल करके 50% से ज्यादा जिसके वोट आते हैं वो जनता का नेता बन जाता है, जनता का मुखिया बन जाता है, जनता का राजा बन जाता है। जैसे मैं बात करूं, गांव में क्या होता है कि गांव में सरपंच चुनते हैं, वोट डालते हैं पहले, और फिर ज्यादा जिसके 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, फिर जिसके ज्यादा वोट आते हैं वो गांव का सरपंच बन जाता है। और उसी प्रकार देश में क्या होता है कि हम यहाँ से जो एमएलए भेजते हैं चुन करके, एमपी भेजते हैं, एमएलए होते हैं अलग होते हैं, एमएलए अलग होते हैं, एमपी अलग होते हैं। एमपी जाते हैं संसद में, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए होते हैं वो होते हैं विधानसभा के अंदर, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो कि यहाँ पे अपने राज्य में बैठते हैं एमएलए। जबकि जो एमपी होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद में चुनकर जाते हैं, जो ये संसद में चुनकर भेजते हैं। फिर वो एक अपना अंदर से एक मुखिया चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। यानी गांव के स्तर पर सरपंच हो गया, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री हो गया, और राज्य के स्तर की बात करूं तो वहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मंत्री परिषद होते हैं, ये तमाम बातें। तो लोकतंत्र होता है ये। लोकतंत्र में जनता मतलब निर्णय करती है, जनता का शासन होता है, जनता स्वयं ये निर्णय लेती है कि किस व्यक्ति को राजा बनाना है। बाकी उनमें सब में अपने हिसाब से, इसमें तो राजा का बेटा राजा बन जाता है, ये अपने दट के दम पे राजा बन जाता है। इस प्रकार की भावनाएं, इस विचारधाराएं लोगों में होती है ना। तो ये लोकतंत्र अब आपको समझ में आ गया। एक कहते हैं ना कि जनता के द्वारा जनता का जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है ये आप मुझे कमेंट में अभी बताना। आंसर आप जरूर इस कमेंट में लिखे, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन, ये कथन किसने कहा था? लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कथन है। डेमोक्रेसी की परिभाषा ही एक तरीके से लोकतंत्र की, वो आप उसका नाम है, जो ये परिभाषा किसने दी थी वो कमेंट में जरूर लिखें। तो आपको लोकतंत्र समझ में आ गया। अब बात करते हैं साम्यवादी। ये क्या होते हैं, साम्यवादी क्या होते हैं? तो साम्यवादी और ये जो समाजवाद है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसको पढ़ते हैं, साम्यवादी पढ़ते हैं। साम्यवादी क्या होता है कि 100 व्यक्ति होते हैं, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, 100 व्यक्ति होते हैं, 100 व्यक्ति होते हैं, सब के सब मतलब बैठे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति निकल करके आता है कि भाई साहब मुझे पता है सच्चाई क्या है, मैं जानता हूं जनता के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत हो बुरा हो रहा है, मैं जानता हूं जनता के साथ अन्याय हो रहा है, और इस जनता को सबको बराबर अधिकार दिए जाए, सबको जमीन जायदाद सबको बराबर मिलनी चाहिए। बस ये होती है साम्यवादी। साम्यवादी विचारधारा तो बहुत अच्छी है, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, भाई सबको बराबर कर दिया जाए, है ना, सबको एकदम लेवल से बना दिया जाए कि भाई सब बराबर रहें, जमीन जायदाद सब बराबर बराबर बांट दो सबके। विचारधारा अच्छी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, इसमें भी एक समस्या आ जाती है। कैसे? वो कैसे आती है? वो देखो ऐसे आती है कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे मैं हूं, मेरी विचारधारा और आपकी विचारधारा कभी भी नहीं मिल सकती। मैं किस प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति हूं, आप किस प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति हूं, दोनों चीजों में डिफरेंट है, अलग अलग है, ये तो आप जानते हो। अब देखो कि एक और उदाहरण देता हूं कि जैसे मेरे अंदर जो बायोलॉजिकल गुण होते हैं, जो मुझे मेरे माता पिता से एक तरीके से जेनेटिक्स अनुवांशिकता से प्राप्त हुए हैं, और आपको जो प्राप्त हुए वो कभी भी मैच नहीं हो सकते। इसलिए तो मेरी और आपकी तो विचारधारा मिल ही नहीं सकते, मेरे और आपके गुण कभी मिल नहीं सकते। यानी कहते हैं ना इंडिविजुअल डिफरेंटता, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है देश में बहुत ज्यादा, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कैसे मिलेंगे? अब भाई सबको बराबर कर दिया जाए कि भाई ये नियम बना दिया कि भाई तुमको 2 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे खेलना है, 2 घंटे तुम्हें सोना है, ऐसा नियम बना दिया जाए। अब मान लो कि कोई खिलाड़ी है, खेलने वाला है, उसको कहा कि तुम्हें 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा सोना है, 2 ही घंटा खेलना है। और कोई पढ़ने वाला है, उसको कहा कि तुम्हें भी 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा खेलना है, इस प्रकार का नियम बना दिया जाए। साम्यवादी है ना। अब मान लो कि पढ़ने वाला बच्चा, देखो क्या होता है कि वो सभी बातों पर ध्यान दे सकता है क्या? कभी पढ़ सकता है वो? 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा है जो वो कभी खेल सकता है, अन्य चीजों पर उसका ध्यान नहीं रहेगा। खेलने वाला है वो खेलने में ध्यान रखेगा, भाई क्यों रखेगा दूसरी चीजों में ध्यान? पढ़ने वाला पढ़ने में ध्यान रखेगा। तो ये विचारधारा थोड़ी सी यहाँ अलग विचारधारा प्रकट होती है। एक उदाहरण देता हूँ, चीन का उदाहरण ले लेता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में मतलब ये चीन बड़ी तरीके से उत्पाद मचा रखा है कोरोना काल में बहुत ज्यादा, ये आप समझते हो। चलो चीन का उदाहरण देता हूँ। बात है साथियों 1949 की।
1949 में चीन में क्या हुआ कि एक पार्टी हुआ करती थी, सीपीसी। सीपीसी पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये पार्टी हुआ करती थी। इस पार्टी ने जो उस समय की, जो 1949 में जो चीन की जो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी को हरा करके उसको चीन पे सत्ता स्थापित कर ली थी, चीन पे अपना सरकार बना ली थी। और उसने क्या किया कि भाई साम्यवादी थी, साम्यवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसने क्या किया कि जितने भी मतलब सबको ना समान करने की सोची। उसने कहा कि आज तक जो हुआ वो तो जो हो गया वो ठीक है भाई, अच्छा हुआ है बुरा हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आज के बाद जो होगा वो हम चाहेंगे वो होगा आज के बाद। उसने ऐसी विचारधारा सोची। और फिर उसने कहा कि जितने भी गांव में आपको पता है जमींदार होते हैं, जमीन बड़ी बड़ी जमीन जायदाद वाले लोग होते हैं, उसने कहा कि सबको मतलब जमीन बराबर बांट दी जाएगी। फिर उसने क्या कि गांव में जमींदारों को अपने पास बुलाया और अपने पास जमींदारों को बुला करके कहा कि भाई आपके पास जो जमीन है, आपके गांव में जिस गांव में जमीन नहीं है, सब बराबर बराबर बांट लो। लेकिन जमींदार भाई साहब, जमीन सबकी माँ होती है, जमीन से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। आपको पता है किसान आंदोलन अभी चल रहा है ना, किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हैं, कारण क्या है, इनके पीछे कुछ रीजन है, वो भी आपको पता है। चलो हम पॉइंट पे आते हैं। तो जमींदार भाई नहीं माने, इस चीज का विरोध किया उन लोगों ने। जैसे किसान कर रहे हैं अभी किसान आंदोलन, किसान बिल का, तीनों किसान आंदोलनों का विरोध कर रहे हैं। या तो कह रहे हैं इसको बिल को वापस लो, या फिर कह रहे हैं कि भाई इसका संशोधन करो। इस प्रकार की विचारधाराएं लोगों की है। तो उसने भाई नहीं माने, तो उसने मनवाने के लिए जबरदस्ती उस पर कुछ दबाव डाला, फिर भी नहीं माने। तो उसने क्या किया, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने उस पर सेना बुला करके गोलियां चला दी और 20 लाख से ज्यादा जमींदार लोगों को मरवा दिया। पूरों को जितने भी लोग थे सब जमींदारों को गोलियों से भुनवा दिया। और उस गांव की जो जमीन हुआ करती थी, सभी गांव की जमीन का राष्ट्रीयकरण हो गया। और राष्ट्रीयकरण करके सब जमीन को पूरे पूरे जो लोग थे सब में बराबर बांट दिया। अब जब इसके पास जमीन नहीं थी, उसके पास जमीन आ गई, तो लोग खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि यार जमीन मिल गई फ्री में। और दूसरी बात, उसको साम्यवादी पार्टी थी, तो ये भी गारंटी मिल गई कि भाई उसको भोजन भी सरकार देगी, है ना। तो भोजन सरकार दी, अब भोजन सरकार दे दी, जमीन सरकार दे दी। अब आदमी को पता है इतनी चीज मिलने के बाद आदमी काम कहाँ करता है, निकम्मा निठल्ला बन जाता है। तो वही हुआ, आदमी सब निठल्ले, भाई भाई हमको सरकार देगी, हम क्यों काम करें, हमें क्या मतलब काम से। और साथियों, सरकार ने, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रत्येक घर में लोहे की फैक्ट्रियां लगवा दी। भाई एक घर में लगाए तो सबको समान था उनका काम, तो भाई सब घर के लोहे में फैक्ट्री। और जो व्यक्ति लोहे में रुचि नहीं रखता था उसके घर में लोहे की फैक्ट्रियां। भाई तुम भी लोहे का उद्योग चलाओ, सबके पास जमीन हो गई, सबके पास उद्योग हो गए, सबके घर में सामान। लेकिन ऐसा साथियों चला नहीं। कुछ ही देर में ये जो सिस्टम था ये फेल हो गया। 1980 के आते आते, मैं बात कर रहा हूं 1980 के आते आते, ये जो सिस्टम था ये फेल हो गया। और इस साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी चीन ने अपना दूसरा रास्ता बना लिया, दूसरा रास्ता बनाया। हालांकि आज भी पार्टी वही है, सीपीसी है चीन के अंदर, लेकिन उसका जो रास्ता है वो थोड़ा आज अलग है। वो लोग अलग अलग विचारधारा, अलग रास्ता उसने अपना लिया है। तो ये होती है साम्यवादी, है ना। विचारधारा अच्छी है, लेकिन आपको पता है इसमें क्या क्या समस्या, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अगली बात करते हैं समाजवादी। ये क्या होता है, समाजवादी क्या होता है ये समझते हैं। समाजवादी क्या होता है कि देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि जो सिस्टम आज तक चल रहा है वो तो चलने दीजिए। जिस प्रकार देश में सरकारें चल रही हैं, जिस प्रकार की देश में पार्टियां चल रही हैं, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन उसमें एक और चीज कर दी जाती है, वो क्या, उसमें ये कह देते हैं कि कोई गरीब लोग हैं उसकी सरकार, भाई उसको सरकार है जो उसकी रक्षा करे, उसको भोजन दे, ये सरकार की जिम्मेवारी है ना। उसमें सरकार गरीबों की मतलब भलाई करेगी, गरीबों के लिए अनाज है वो सरकार देगी, लेकिन जो चल रहा है वो उसको चलने दीजिए। ये सबसे अच्छी बात है, यदि समाजवाद है वो सबसे अच्छी बात है। आपको पता है भारत की संविधान में जब आगे पढ़ेंगे, भारत की प्रस्तावना प्रियम्बल भारत के संविधान की, जिसमें भी ये बातें लिखी गई हैं, भारत का प्रस्तावना पढ़ते हैं, वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, है ना, समस्त नागरिकों, ऐसे मतलब पूरी प्रियम्बल है। और जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें बातें करेंगे, तो इसमें भी समाजवादी यानी सबको, कोई भी देश में गरीब नहीं रहना चाहिए। अगर गरीब है तो उसको सरकार है वो हेल्प करेगी, सरकार उसको मतलब कुछ भी दे अपने हिसाब से। तो ये समाजवादी समझ गए, तो ये बहुत अच्छी विचारधारा है। अब आपको ये जितने भी पढ़ाए बताए मैंने, ये राजनीति के रूप थे। तो आई होप साथियों, मैं ये समझता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अराजकता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है,
साम्यवादी विचारधाराएं क्या होती है, समाजवादी लोग जो क्या होता है, ये सभी की सभी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आज की जो सीरीज है, इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक था वो ये था, हमें राजनीति को समझना और हमें राजनीति क्या मतलब, क्या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और संविधान के पाठ्यक्रम को जानना कि हम आगे की जो क्लासें लगाएंगे, आगे के जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये हमें जानना था। तो उसको हम जानते हैं, यानी अब पढ़ते हैं संविधान की पाठ्यक्रम कि संविधान के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो उनको जानना शुरू हो जाते हैं। संविधान के पाठ्यक्रम के देखो, जब भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके यहां से जा रहे थे, तब उसने यहां पर एक संविधान सभा का निर्माण किया और एक संविधान सभा बनाई। और संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था साथियों कि देश के अंदर संविधान बनाना, देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए नियम बनाना, ताकि भविष्य के लिए मतलब देश का अच्छा विकास करना। और वो काम था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया, जो संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसको संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो ये काम थे, संविधान सभा बनी, कब बनी, क्यों बनी, ये सभी का कैसे इसको पाठ्यक्रम को हम समझेंगे, पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे संविधान के इस पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहले कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम संविधान कैसे पढ़ेंगे, तो उसका एक पाठ्यक्रम है, उसका एक तरीका होना चाहिए जिससे हमें पूरा पूरा समझ में आ जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम संविधान का पढ़ेंगे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला नंबर टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान। यहां पे पहला टॉपिक पढ़ेंगे राज व्यवस्था एवं संविधान। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। राज व्यवस्था क्या होती है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान के जनक कौन थे, कब संविधान की शुरुआत हुई, किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया, इस प्रकार की तथाकथित जानकारियां इसमें लेंगे। और इसके बाद जब हम संविधान की बुक खरीदने ना, किताब खरीदते हैं, तो सबसे पहले उस पर लिखा होता है राज व्यवस्था में संविधान, है ना। तो राज व्यवस्था ये सब बातें उसमें जानेंगे भाई साहब। ठीक, अगली बात करें दूसरा टॉपिक की मैं बात करूं तो वो हम जानेंगे उसमें, वो हम पढ़ेंगे संविधान का विकास, यानी संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी संविधान का विकास कैसे हुआ, है ना, संविधान कैसे बनना शुरू हुआ, है ना। इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा, उसमें आधुनिक इतिहास को भी पढ़ेंगे अपन। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 1608 में। यहाँ पे अंग्रेजों की जो कारखाने वो औपनिवेशिक उद्देश्य से, औपनिवेशिक व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज भारत में आते हैं, और किस प्रकार भारत में आते हैं, क्यों आते हैं, किस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित करने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अपने नियम कायदे कानून, सबसे पहले वो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आते हैं 1773 के अंदर, 74 के अंदर। और इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का, इस प्रकार की जो ये सभी का सभी हम जानेंगे उसमें अंदर, है ना। और उनको पढ़ेंगे, सबको सब पढ़ेंगे, कहानी से एक स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे, फैक्ट भी जानेंगे और उसके जो कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर करेंगे। तो संविधान का विकास कैसे हुए, सभी बातों को हम जानेंगे। तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, यानी संविधान के कितने प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पे आपको संविधान के 8 प्रकारों के बारे में बताऊंगा कि उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, संशोधन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार संविधान के प्रकारों के बारे में तमाम प्रकार जानेंगे, सभी प्रकारों के बारे में। और संविधान के प्रकार के बाद में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, यानी संविधान सभा कब बनी, कैसे बनी, है ना, उसमें चुनाव हुए, है ना, सबसे चुनाव में कौन कौन कहां से चुन करके आए थे, और किस किस ने वोट किया, कितने लोग थे, राजस्थान के उसमें कितने लोग सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार की तथाकथित जानकारी है जो इस टॉपिक में हम लेने वाले हैं। संविधान सभा के बाद हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल कहते हैं। समझाऊंगे आपको, इस बात से समझाओगे कि जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं ना, ये मतलब इस सीरीज की एक तरीके से प्रस्तावना है। जैसे हम मतलब पूरा संविधान पढ़ने वाले हैं, तो संविधान पढ़ने से पहले जो हम जो उसकी जो बातें जान रहे हैं, एक इंडेक्स के रूप में समझ रहे हैं, ये क्या है पाठ्यक्रम, ये क्या है,
इसका प्रस्तावना, इस सीरीज की क्या है, ये प्रस्तावना है। किसी पुस्तक के क्या होता है कि जब हम पहला पेज खोलते हैं तो उसमें उसको पाठ उसके बारे में कुछ लिखा होता है ना, है ना, वो उसकी क्या होती है, प्रस्तावना होती है, उसकी कुंजी होती है। ये सभी के सभी हम पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसको मतलब संविधान की आत्मा किसने कहा, है ना, ये सभी सभी इसमें जानेंगे। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना, ये सभी की सभी बातें बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा फिर प्रस्तावना जानने के बाद तो संविधान की संवैधानिक मतलब विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत, यानी संविधान को कहां कहां से लिया गया, कौन कौन से देशों से लिया गया है, कहां कहां से संविधान को लाया गया, किस देश से कौन सा अनुच्छेद लाया गया, कौन से मतलब अनुच्छेद आर्टिकलों को वहां से लाया गया और किसमें रखा गया है, ये सभी की सभी हम जानेंगे विदेशी स्रोतों के अंदर। और सातवां टॉपिक हमारा रहेगा, उसमें हम जानेंगे कि संविधान के विदेशी स्रोत हो गए, और फिर हम जानेंगे संविधान के विदेशी स्रोत के बाद हम समझेंगे संविधान की विशेषता, हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा, विशेषताओं के बाद हम समझेंगे, विशेषता हो गई, अब हम जानेंगे संविधान की विशेषता के बाद, विशेषता हो गई, स्रोत हो गए, अब हम यहाँ पे अगला जो 8 नंबर टॉपिक रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि संविधान में और क्या आता है। भारत संविधान शुरू करेंगे यहाँ से, तो अनुसूचियां जान लेते हैं पहले। अनुसूचियां यानी संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां दी गई हैं, और कितनी, पहले 8 हुआ करती थी फिर 12 हो गई, उन अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। और इसके बाद अनुसूचियां जानने के बाद संविधान के बारे में और कुछ जानकारी बची है तो वो जानेंगे हम। फिर जानेंगे भारतीय संघ एवं उनके क्षेत्र, उनके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारे लिए नागरिकता यानी भारत के नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर अगले बाद में जानेंगे मूल अधिकार कौन कौन से, फंडामेंटल्स राइट, FR, फंडामेंटल्स राइटों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जिसका वर्णन मिलता है। और आपको पता है कि एक तो देश में क्या होती है, सत्ता होती है, एक जनता होती है। सत्ता के भी अपने कुछ मूल अधिकार होते हैं, जनता के अपने कुछ अधिकार होते हैं, है ना। ये हमें संविधान देता है, ये हमें अपने अधिकार है जो देश के द्वारा, संविधान के द्वारा मिले हुए हैं। इसका निर्वहन कैसे करते हैं हम, किस प्रकार से को प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पे इसको, ये सब बातें इसमें दी गई हैं कि भाई सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाए या फिर अपने मनमाने ढंग से करने लग जाए तो हम किस प्रकार, जनता उसका अपने अधिकारों की उल्लंघन होने पर कहाँ जा सकती है, हाई कोर्ट जा सकती है, उच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इस प्रकार की बातें इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरी बात करें तो इसमें हम जानेंगे DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, निर्देशक तत्व, DPSP नीति निर्देशक तत्व में यानी राज्यों को मतलब ये निर्देश देता है संविधान की, भाई कल्याणकारी निर्देश देता है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, आपके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये तमाम चीजें वो नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से वो पढ़ेंगे, हमारे नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। और फिर हमारा टॉपिक रहेगा नीति निर्देशक तत्व पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे तो मूल कर्तव्यों के बारे में जानने के बाद हम ये जानेंगे कि भाई हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। यानी ये जो मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, उस समय देश में क्या है कि सभी के लिए उस समय अधिकार ही अधिकार थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा भाई अधिकारों से काम नहीं चलेगा, केवल आप भी कुछ कर्तव्य बनाइए, जब जनता आपको अधिकार लेने हो तो आपको कर्तव्य को पालन करना होगा, आप जब कर्तव्यों का पालन करोगे तो आपको अधिकार मिल जाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी था भाई आपका अधिकार हो गया आपको स्वतंत्र बोलने का, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास तो ये अधिकार है ना, आप तो किसी को जाकर के गाली दे सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कर्तव्य है। उस कर्तव्य के तहत आपको बोलना पड़ेगा, है ना, उसको समझना जरूरी है। तो ये थे मूल कर्तव्य। और इसके बाद क्या होता है, मूल कर्तव्यों के बाद हम बात करते हैं, ये एक टॉपिक हो गया, फिर इसका एक रिवीजन क्लास डाल लेंगे, प्रश्न डाल लेंगे, शायद में प्रश्न समझ लेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से आते हैं।
जैसे राज्य व्यवस्था, संविधान, संविधान के विकास, संविधान के प्रकार, संविधान सभा, प्रस्तावना, और संविधान सभा में आपको पता है समितियां कौन कौन सी बनी थी, तो यहाँ पे प्रमुख समितियों को अलग बना देंगे। झंडा समिति है, प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके क्या कार्य हुआ करते थे, ये सब समझ लेंगे। प्रस्तावना, विदेशी स्रोत, संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है, अनुसूचियां, भारतीय संघ, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये तो जान लेंगे। अब अगला टॉपिक, अगले बात करें अगले में क्या होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हो गए यहाँ तक। अब आगे हम बात करेंगे संघ के लेवल की, यानी संघ के लेवल की बात करेंगे, संघ के बारे में जानेंगे कि भाई संघ के क्षेत्र पे यानी देश और राज्य के बारे में बात करेंगे, यानी कानून, सरकार कैसे बनती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, और उसके अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, उसके बारे में जानेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा 16 नंबर का, क्या 16 नंबर में रहेगा शासन तथा सरकार के अंग, शासन तथा सरकार के अंग, सरकार के अंग, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कौन सी शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। एक होती है साथियों अध्यासात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यासात्मक शासन प्रणाली, अध्यासात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री रूल, और एक जो प्रेसिडेंटियल रूल होता है उसके बारे में जाने। और भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यासात्मक शासन प्रणाली है, इसमें क्या अंतर होता है, कौन सी सही है कौन सी गलत, इसके बारे में जानेंगे, एक अलग क्लास डाल देंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे सरकारों की, है ना। तो सबसे पहले 18 नंबर पे बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। भारत की संसद यानी संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, और इसमें कितनी सीटें हैं, और कब इसका निर्माण किया गया, कितनी सीटें, ये सभी की सब बातें इसमें जान लेंगे भाई। किसका उसका नींव किसने भरी थी, कब कैसा भवन है, सब के बारे में। अब आपको पता है कि आज मतलब आज तारीख हो गई 10 दिसंबर, और आज के दिन नई संसद का जो नींव रखी गई है साथियों, नई संसद बनने जा रही है भारत की आज के दिन। और आज 10 दिसंबर है, तो ये याद रखना भारत की संसद है, इसका नींव है जो आज रखी गई है। आज इसकी जो नींव रखी गई है, तो इस नींव को पूछा वर्तमान में हम याद आगे की जब बात करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। संसद की नींव किसने रखी, कब रखी, क्या तारीख थी, है ना, कैसी संसद है। और जो आज जो संसद बन रही है, नवनिर्मित भारत जो संसद बन रही है हमारे देश में, वो पहले की संसद है, उससे 17,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ी संसद क्षेत्र में बनेगी। हाँ ना, बहुत बड़ी संसद बनेगी, एक विदेशी स्ट्रक्चर पर पूरी आधारित है, बहुत सुंदर बनाई जाएगी। लगभग 9 करोड़ से, ऐसे बताया था न्यूज में, 9 करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च होने वाला है ना। इतनी बड़ी संसद देश की अब बनने जा रही है, जिसमें 886 के आसपास मेरे हिसाब से सीटें होंगी उसके अंदर। अभी तो वर्तमान में 542 सीटें हैं संसद में, आपको पता है, तो उससे में बड़ी सीटें होंगी, वो अलग अलग है, उसमें हम जानेंगे आगे की तरफ। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा संसद के बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है संसद में, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति का उल्लेख किस संविधान अनुच्छेद में, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसके लिए क्या योग्यताएं होती है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर 20 नंबर पर जानेंगे उपराष्ट्रपति की सेम वही कंडीशन होगी इसमें, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे करते हैं, इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद, इसका जो वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, किस प्रकार इसका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। और फिर इसके बाद जानेंगे अगला है जो हमारे देश के जो कानून बनते हैं, कहाँ बनते हैं, हमारे देश के कानून संसद में बनते हैं। और संसद में कहाँ बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा में नीतियां बनाई जाती है, तो लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, मिलता है। और लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, न्यूनतम सीटें कैसी हो सकती हैं, सीटें कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, और कितनी आरक्षित हैं, ये सब इसके बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे 22 नंबर पे आपको राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा का उल्लेख कौन से, तो यही सेम कंडीशन उसमें जानेंगे 22 नंबर पे। और 23 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 23 नंबर पे हम 23 जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब राज्यसभा हो गई, अब हम क्या होती पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे पदाधिकारी यानी राज्यसभा लोकसभा की सरकार के स्तर पर क्या है कि उच्च लेवल के पदाधिकारी होते हैं, उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, उस अधिकारियों के बारे में जानेंगे, यानी प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी में मतलब ये जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष यानी इसका जो निर्वाचन कौन करता है, और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, और कौन मतलब इसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है वर्तमान में ओम बिरला है, ओम बिरला है,
वर्तमान में ओम बिरला है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर हम जानेंगे साथियों महान्यवादी होता है इसमें, महान्यवादी ये बड़ा अधिकारी होता है, महान्यवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल है ना, महान्यवादी। तो आपको पता है इस महान्यवादी के बारे में जानेंगे। महान्यवादी वर्तमान में आपको पता है कि के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यवादी हैं। और फिर अगर बात करें तो इसमें आती है एक सीवीसी, सीवीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त है ना। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त के बारे में जानिए, इसका नाम है मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त ये अधिकारी होता है, एक उच्च अधिकारी होता है। और इस बात करें तो वर्तमान में सीवीसी कौन है, तो वर्तमान में सीवीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त है अपने संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी, संजय कोठारी वर्तमान में संजय कोठारी। और अगले बात करें तो एक होता है कैग। कैग समझते हो? इसका पूरा नाम होता है साथियों कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल है ना। तो इसका हिंदी में बात करें तो महालेखा, महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक होता है। और इसकी मैं बात करूं वर्तमान में कौन है, तो ये है वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में। तो ये बातें हैं इसके तथाकथित और भी हैं, इसके बारे में जानेंगे कि भाई इसका जो योग्यताएं क्या होती हैं है ना, और क्या इसके लिए मतलब किस प्रकार ये चुने जाते हैं है ना, कौन इसको मतलब ये किस प्रकार शपथ लेते हैं, ये सभी जानकारी इसमें हम लेने वाले हैं। तो ये थी बातें सभी की सभी। और मान्यवादी ये लिखा नहीं के वेणुगोपाल है वैसा, वेणुगोपाल है वर्तमान में मान्यवादी है ना, एडवोकेट ऑफ जनरल। तो ये हो गया इसके बारे में जानेंगे। अब आगे की बात करें तो फिर जानेंगे अपन आगे की जो 23 प्रमुख अधिकारी हो गई। अब आगे की और जानते हैं हम आगे कौन कौन से लेंगे हम। अब मैं आगे बात कर रहा हूं तो ये तो होगी सरकार देश के स्तर की बात हो गई। अब हम राज्य के स्तर की बात कर लेते हैं। राज्य के स्तर की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर देखो, राज्य का जो मुख्य होता है वो होता है राज्यपाल। राज्य का जो मुख्य होता है राज्यपाल। तो 24 कर लिए थे, 25 नंबर मान, मेरे वो याद नहीं रहा, 24 शायद मेरे हिसाब से 24 था, 25 मान लो, जो भी है अपने को क्रम नहीं देखना, अपने को जो टॉपिक है वो देखना है। राज्यपाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। राज्यपाल हो गया। अब राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री का एक मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। सलाह मशूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, वो उनके बारे में जानेंगे, कैसे चुनते हैं, कैसे उसकी मीटिंग होती है, सबके बारे में जानेंगे। कब मीटिंग होती है, कितनी मीटिंग है मतलब आयोजित कर सकते हैं, किस प्रकार की बातें, सभी की सभी। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर पे अगर बात करूं तो राज्य में कानून कौन बनाता है, ये मुख्यमंत्री राज्यपाल कहाँ बैठते हैं, विधानसभा या विधान परिषद में बैठते हैं। तो विधानसभा के बारे में जानेंगे, विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है, क्या इतनी सीटें होती है। राजस्थान में विधानसभा में आपको पता है 200 सीटें हैं वर्तमान में, और वर्तमान में 200 सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव जीते थे, और जिसमें से कांग्रेस की 99 है और बीजेपी की 75 है ना। इस प्रकार की है विधानसभा राजस्थान में, और विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करूं तो ये तो हो गया। अब हम आगे जानेंगे इसमें 28 नंबर पे केंद्र और राज्य के संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध जानेंगे। फिर क्या होता है कि आयोग होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला संरक्षण आयोग हो गया है ना, बाल विवाह संरक्षण अधिनियम आयोग हो गया। ऐसे कई आयोग बनाए, मानवाधिकार आयोग। तो प्रमुख आयोगों के बारे में जानेंगे, प्रमुख आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख आयोगों के बारे में पढ़ने के बाद हम साथियों पढ़ेंगे आगे 30 नंबर पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 नंबर पे हम जानेंगे निर्वाचन आयोग। 30 नंबर पे हम जानेंगे निर्वाचन आयोग।
यानी चुनाव करवाने वाला जो इलेक्शन कमीशन आयोग होता है ना, कि देश में क्या होता है कि एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उसका चुनाव है जो मुख्य चीफ आयोग, मुख्य जो निर्वाचन आयोग होता है ना वही करवाता है। चीफ कमीशन, इलेक्शन कमीशन होता है, वह जो एमपी एमएलए का चुनाव करता है। और जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, ये सभी के सभी चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यानी दोनों के बारे में जानेंगे। यानी मुख्य निर्वाचन आयोग यानी चीफ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, और राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो इस हो गए। फिर अगले बात करें निर्वाचन आयोग के बाद, तो अगला टॉपिक हम जानेंगे। तो इसके बाद हम जानेंगे कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल पार्टियां हैं, कि भाई राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, राजनीतिक पार्टियां कैसे बनती हैं, है ना, कितना उसमें, कहाँ से उसमें चंदा आता है, किस प्रकार उसमें चंदा लाया जाता है, कितना चंदा वो रख सकती हैं, इस प्रकार की बातें उसमें आ जाती हैं। और फिर 32 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो हम जानेंगे दल बदल कानून कौन सा है। दल बदल कानून के बारे में, दल बदल कानून जो कि बाद में आया था, आपको पता है अनुसूची 10 में जोड़ा गया था, अनुसूची 10 में जिसका वर्णन है दल बदल कानून के बारे में। और फिर साथियों यहाँ पे मेरे हिसाब से एक टॉपिक और बच गया, 33 नंबर, उसमें लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, वर्णन है जिसका। और एक और बच गया 34 नंबर, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट हो गया, और ये हो गया हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट राजस्थान, पूरे देश में कितने हैं भारत में? अभी हाई कोर्ट आपको पता है 24 हैं। दो राज्यों के मध्य हाई कोर्ट बने हुए, कौन से राज्य, 2 राज्यों के मध्य हाई कोर्ट बने, उनके बारे में जानेंगे। और अगली में बात करूं तो फिर अगला टॉपिक हमारा 35 नंबर पर हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, क्या उसमें कितनी सीटें, कौन उसमें प्रधान, कौन उसमें मुखिया होता है ना, और किसमें उसका वर्णन है, नगर पालिका है, ग्राम सभा है, ये सभी के सभी ग्राम पंचायत व्यवस्था के टॉपिक है। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें साथियों आ जाता है अपने संविधान संशोधन है, जितने भी संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के तहत है ना संविधान संशोधन होता है। तो किस प्रकार होता है और कितने अब तक के संविधान संशोधन हो चुके हैं, उनके लगभग महत्वपूर्ण होकर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण के बारे में। एक साथियों जानेंगे अपन 38 नंबर, 37 हो गया, 37 नंबर पे हम जानेंगे प्रमुख वित्त आपातकाल यानी जितना भी, यानी आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है ना आर्टिकल इसके बारे में। यानी वित्तीय राज्य जो कौन सा है, जो मतलब बात करें ना आपा की वित्तीय आपातकाल नागरिक है, राज्य आपातकाल है ना। और ये जितने भी तीनों आपातकालों के बारे में जानेंगे, कब इसको लागू किया जाता है, कौन इसको लागू करता है, और अब तक कितने बार है जो वित्तीय आपातकाल लग चुका है, राज्य आपातकाल लग चुका है, देश का जो आपातकाल है वो लग चुका है, इसके बारे में जानेंगे। और अगली मैं बात करूं तो 38 नंबर टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो हम जानेंगे 38 नंबर पे। 38 नंबर पे हमारा टॉपिक रहेगा भाषा मतलब हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या, हमारी राज्य ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इसका वर्णन कौन से संविधान में। और फिर इसके बाद है अपना जो अंतिम टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख अनुच्छेद, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको एक बार रीडिंग लगा लेंगे। अनुच्छेद प्रमुख अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, उसको लगा। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस प्रकार लगभग हम 29 या 35 से 40 के बीच में हम ऐसे टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, तो लगभग पूरा संविधान उसमें क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्टोरियां बताऊंगा, स्टोरी के बाद आपको कंसेप्ट पर लेकर के जाऊंगा, कंसेप्ट से आपको फैक्ट के आधार पे आपको पूरी बातें, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में। तो साथियों आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए केवल, है ना, आपका सहयोग, आपका साथ चाहना। कहते हैं ना कि तू जरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है।
यूं तो चल सकते हैं एक पांव से, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। लेकिन साथियों, आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह ये चाहिए, आपकी भावनाएं साथ चाहिए। तो हम राजस्थान का इतिहास की जो सीरीज, वो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज ने भी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान भी आज शुरू कर दिया है, और भूगोल का भी सीरीज है, वो भी मैंने भूगोल की वीडियो भी बना रखे हैं। और साइकोलॉजी है, वो भी आपके लिए आगे लेकर के आ रहा हूँ, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी भाषा में। अंग्रेजी को छोड़ करके ये मानो जितने भी अपने जो प्रचलित विषय हैं, वो सब कुछ सब आपको इसी चैनल पे बहुत डिटेल, अच्छी डिटेल के साथ, जहां तक मैं हो सके वहां तक अच्छी अच्छी बुकों का अध्ययन करके, अच्छे अच्छे सरों से मैंने समझाया, अच्छे अच्छे सरों से पढ़ा है, और उनसे पढ़ करके अच्छी अच्छी बुकों के माध्यम से, ऑथेंटिक बुक हैं, उनके माध्यम से आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। तो आपका सहयोग चाहिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक पहुंचे। और साथियों, आज आपके दोस्त को दीजिए इजाजत, क्योंकि समय है वो इशारा कर रहा है कि काफी समय हो गया, हमारी क्लास काफी लंबी हो गई है। तो आज आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भीम।